नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के बारे में जानेंगे और बिना वक्त गवाए मैं ल्यूसेंट बुक को आधार बनाते हुए आपको भारत के इतिहास के बारे में बताता हूं। अगर भौगोलिक स्थिति देखी जाए भारत की, तो उत्तर में हिमालय से लेके दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश और यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा था। मध्यकालीन जब मुसलमान अपने देश में आए और इतिहासकार जब आए, तो उन्होंने हिंद या हिंदुस्तान इसको नाम दिया, यानी कि इस नाम से उसको संबोधित किया। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ठीक है। अब प्राचीन भारत की अगर बात की जाए, तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत मुख्यतः 4 हैं। 4 स्रोत कौन कौन से हैं? पहला, धर्म ग्रंथ से हमें पता लगता है कि भारत में प्राचीन काल में क्या हुआ। दूसरा, ऐतिहासिक ग्रंथ से हमें पता लगता है कि भारत में भूतकाल में क्या हुआ। साथ ही तीसरा, विदेशियों का विवरण से हमें पता लगता है कि भारत में पुराने समय में क्या क्या हुआ। और चौथा है उसमें पूरा तत्व संबंधी साक्ष्य। इनके आधार पर हमें भारतीय इतिहास, प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी क्या हो सकती है, देखते हैं। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद को माना गया है और इसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देवप्रियान वेद व्यास है। वेद 4 है, जिसमें कि ऋग्वेद पहला, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। ऋग्वेद की अगर बात की जाए, तो ऋग्वेद को ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा गया है। ऋचाओं के ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 यानी कि 1028 सूक्त, वाक्य पाठ के लिए 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएं इसमें है। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा गया है। ठीक है। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा गया है? होत्र कहा गया है। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। कौन से मंडल में? 3रे मंडल में ऋग्वेद के गायत्री मंत्र को अगर देखा जाए तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में। अच्छा, इसी के साथ अगर देवता सोम का उल्लेख जो मिलता है वो 9वें मंडल में मिलता है हमें। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा गया है। 8वें मंडल की जो हस्तलिखित ऋचाएं हैं उनको खिल कहा गया है। चतुष्वर्णी समाज की जो संकल्पना है, चतुष्वर्णी समाज की जो कल्पना है, वो कल्पना ऋग्वेद से ही निकल कर आई है। ठीक है। तो चतुष्वर्णी समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद है। इसके 10वें मंडल में वर्णित पुरुषोक्त, जिनके अनुसार 4 वर्ण कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, चांगों से वैश्य, जो व्यापारी
व्यापार करते थे और पैरों से शूद्र यानी कि एक सेवक के रूप में इनको बताया गया। धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेष अधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। अब एक कॉन्सेप्ट इसमें यहाँ पर हमें इतिहास में जब पढ़ते हैं तो जानने को मिलता है ईसा पूर्व, ईसवी सन। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी निकालेंगे, ईसा पूर्व और ईसवी। वर्तमान में जो प्रचलित है ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर, ईसाई धर्म गुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व यानी कि BC, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस कहा जाता है। और ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती जो है उल्टी होती है, वर्षों की गिनती इसमें उल्टी होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म, 563 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। किसके? जीसस यानी ईसाई ईसा मसीह के जन्म के पहले 563 ईसा पूर्व, और उनकी मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व में हुई। वर्षों की गिनती उल्टी होगी, समझ में आया होगा। मैं समझता हूं कि ईसा मसीह की जन्म तिथि से प्रारंभ हुआ सन ईस्वी कहलाता है। इसके लिए संक्षिप्त में एडी लिखा जाता है, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है, और एडी का शाब्दिक अर्थ है एनो डोमिनी, यानी कि इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। जीसस की बात हो रही है, ये रखा गया। वामन अवतार के 3 पगों के वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ठीक है, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200, देवता इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई थी। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान माना गया है। वेद में अब हम पढ़ेंगे यजुर्वेद। शाश्वर पाठ के लिए मंत्रों और बलि के समय अनुपालन के नियमों का संकलन यजुर्वेद है। यानी कि शाश्वर पाठ करने के लिए जिन मंत्रों का उपयोग किया जाता था और बलि के समय जिन मंत्रों का उपयोग किया जाता था, उसको किसमें बताया गया है? यजुर्वेद में बताया गया है। इसके पाठकर्ता को उदरव्यू कहते हैं। यजुर्वेद के पाठकर्ता को उदरव्यू कहते हैं। यहाँ एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। यहाँ एक ऐसा वेद है यजुर्वेद जो कि गद्य और पद्य दोनों में है। इसके बाद आता है सामवेद। सामवेद यानी कि यहाँ गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन जो है वो सामवेद है, गाई जा सकने वाली ऋचाओं का। इसके पाठकर्ता को उद्धृत कहा गया है और इसे भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है, सामवेद को। इसके बाद आता है अथर्ववेद। तो अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप वशीकरण, श्राप वशीकरण और आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान और विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि महत्व में आदि विविध विषयों से संबंध मंत्र तथा सामान्य मनुष्य के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। अथर्ववेद कन्या के जन्म की निंदा करता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति
की दो पुत्रियां कहा गया है। सभा और समिति को प्रजापति की क्या कहा गया है? दो पुत्रियां कहा गया है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, के बाद का वेद अथर्ववेद। ठीक है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। यह है शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण और इसके बाद निरुक्त तथा छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष तथा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, 18 पुराण है, जिसमें केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली जो है पाई जाती है। अब पुराणों में मत्स्य पुराण जो है वो सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण माना गया है। अधिकतर पुराण जो है सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां और शूद्र जिन्हें यहाँ पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वो इन पुराणों को सुन सकते थे। पुराणों का पाठ जो है पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्त्री की जो सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मानी गई है वो मानी गई है मैत्रेयनी। मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है स्त्री की सबसे गिरी हुई स्थिति, जिसमें जुए और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का मुख्य तीसरा दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है, यानी कि शतपथ ब्राह्मण यहाँ पे कुछ ठीक प्रतीत होता है। स्मृतियों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक स्मृति जो है मनुस्मृति मानी जाती है। यहाँ शुंग काल, यहाँ जो है शुंग काल का मानक ग्रंथ है और नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियां वर्णित है। हीनयान प्रमुख ग्रंथ जो इसका कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र के अनेक कथनों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यु तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य जो उनका दूसरा नाम है, और एक नाम उनका और है विष्णुगुप्त है, अर्थशास्त्र के लेखक। इसमें 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का जो सर्वप्रथम प्रयास किया गया था, वो प्रयास कल्लन द्वारा किया गया था। कल्लन द्वारा जो रचित पुस्तक थी राजतरंगिणी थी। कल्लन द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी मतलब इसके लेखक कल्लन है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से था। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो अरबों का सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा में मिलता है। चचनामा के लेखक थे अली अहमद। अष्टाध्यायी जो है संस्कृत भाषा की व्याकरण की पुस्तिका थे और इसके लेखक पाणिनि को माना गया है। इसमें मौर्य काल के पहले के इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी हमें मिलती है कि कैसी अवस्था उस टाइम रही होगी। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि जो थे पुष्यमित्र शुंग के जो है पुरोहित थे।
इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का जो है पता चलता है। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी देख लेते हैं कि विदेशी यात्रियों से हमें क्या क्या जानकारी मिली। सबसे पहला आता है इसमें यूनानी रोमन लेखक, जिसे कि टेसियस कहते हैं। टेसियस यह ईरान का राजवेद था। टेसियस जो था ईरान का राजवेद था और भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय। ऐसी चीजें भी इसमें लिखी जो कि अविश्वसनीय है। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित माना गया है। इसके बाद सिकंदर के साथ जो लेखक आए थे, निरियाकस, अनेस्टिक्रिस्टस तथा असिटोबुलस, विवरण अधिक प्रमाणित एवं विश्वसनीय माने गए हैं। मेगास्थनीज यहाँ सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका लिखी और इंडिका में मौर्य युगीन समाज संस्कृति के विषय में इसने लिखा है। डायमेकस यहाँ सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। डायनेसियस यहाँ मिस्र नरेश टोलमी फिलेडेल्फस के राजदूत था, जो कि अशोक के दरबार में आया था। टोलमी इसमें 2वीं शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तिका इसने लिखी थी। 2वीं शताब्दी। प्लिनी इसके प्रमुख प्लिनी इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसे भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि की जानकारी हमें विवरण इसमें मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द इथ्रिशियन सी, इस पुस्तक के लेखक का अभी तक कोई पता नहीं है। यहाँ लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था और इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में हमें जानकारी दी थी या लिखा। चीनी लेखक की बात की जाए तो फाइयान प्रसिद्ध है। फाइयान एक चीनी यात्री था। गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश की बात करी और मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में उसने वर्णन किया। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। उस समय की बात संयुग फाइयान यहाँ 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्र की। वेनसांग यहाँ हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम यहाँ भारतीय राज्य कपिशा पहुंचा। भारत में 15 वर्ष तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौटा और बिहार के नालंदा स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध धर्म ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए ये आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत इसकी एक रचना थी शियुकी नाम से प्रसिद्ध, उसमें मिलता है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसमें हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीति के बारे में वर्णन किया गया है। साथ ही इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था
सिंध का राजा वेदशांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति जो आचार्य शिलभद्र थे, पूछा जा सकता है। इत सिंह की बात करें तो यहाँ 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का इसने वर्णन किया था। अरबी लेखक की अगर बात की जाए तो अल-बरूनी अरबी लेखक, यहाँ महमूद गजनवी के समय भारत आया था। अरबी में लिखी हुई इसकी कृति किताब उल हिंद एवं ताकीब ए हिंद, जो भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यहाँ एक विस्तृत ग्रंथ है जो कि धर्म, दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतोल, मापन की विधियां, पूर्ति कला, कानून, तंत्र मंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि का सुंदर प्रकाश डाला गया। अब इसके बाद आता है इब्न बतूता। इब्न बतूता सुना होगा नाम। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत रिहुला, इब्न बतूता ने रिहुला पुस्तक लिखी थी। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रसन्न होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी, यानी कि आज के टाइम में न्यायाधीश, बनाया था। अब अन्य लेखक भी पढ़ लेते हैं, जिसमें कि तारानाथ एक तिब्बती लेखक था, जिसने कंगयुर की जो है रचना की थी। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब आता है मार्को पोलो। यहाँ 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी, जो कि अगले वीडियो में। अभी के लिए